आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ज्वर में आहार कैसा देना चाहिए रोगी को। तो देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइकोजन का संग्रह बुखार के कारण खाली हो जाता है। जो ग्लाइकोजन का संग्रह है वो बुखार के कारण क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। और संग्रह के संरक्षण के लिए अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कैलोरी की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। फिर विटामिन बहुत ज़रूरी है। बुखार के कारण विटामिन ए, सी, बी कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता में वृद्धि हो जाती है। जो विटामिन ए है, सी है और बी है, कॉम्प्लेक्स की क्या है, जो नीड है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। एंटीबायोटिक्स और औषधि के सेवन के कारण आंत संश्लेषण में क्या पड़ती है, बाधा पड़ती है। इसलिए किसी भी बी कॉम्प्लेक्स की आंत बैक्टीरिया के लिए आवश्यकता पड़ती है। तरल पदार्थ पसीने और मूत्र के अधिक उत्सर्जन के कारण पेय पदार्थों, शोरबों और पानी इत्यादि के रूप में अधिक तरल पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा के कारण ऊतक नष्ट हो जाते हैं। ऊर्जा के कारण क्या हो जाते हैं, ऊतक जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं और बेचैनी बढ़ती है। मेटाबॉलिक दर बढ़ जाती है। जो मेटाबॉलिक दर है वो बढ़ जाती है और कैलोरी की आवश्यकता में 50% या इससे अधिक वृद्धि हो जाती है। प्रोटीन, ऊतकों की टूट फूट के कारण प्रोटीन की जो मात्रा है, जो ऊतक है उनकी टूट फूट के कारण प्रोटीन की मात्रा वृद्धि हो जाती है। लगभग 100 ग्राम अथवा इससे अधिक प्रोटीन दिया जाना ज्वर की प्रकृति पर निर्भर है। खनिज, पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ ग्रहण करना आवश्यक होता है क्योंकि यह बुखार के दौरान पसीने और मूत्र के दौरान बाहर निकलता है। वसा, ऊर्जा अधिक ग्रहण करनी चाहिए परंतु वसा पर नियंत्रण रखना चाहिए। यह आसानी से नहीं पचाई जा सकती क्योंकि रोगी उतनी अधिक चुस्त नहीं होता, परंतु खाने वाले तेल की अपेक्षा मक्खन, क्रीम प्रयोग की जा सकती है। तले हुए भोजन से परहेज करना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं क्या, तो अब हम लोग जानेंगे टाइफाइड। जो टाइफाइड ज्वर है उसमें कैसा आहार देना चाहिए, विटामिन। तो विभिन्न प्रकार के फोड़ों से हेमरेज होने के कारण विटामिन सी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। ऊर्जा, बुखार के कारण मेटाबॉलिक दर बढ़ जाती है, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। प्रोटीन, ऊतकों की क्षति के कारण प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ऊतकों की टूट फूट के कारण भी अतिरिक्त प्रोटीन अपेक्षित होता है। इस बुखार के दौरान 100 ग्राम प्रोटीन की सिफारिश की जाती है। वसा की मात्रा पर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि रोगी इतना अधिक चलता फिरता अथवा गतिशील नहीं होता। खाद्य तेल कम मात्रा में देना चाहिए परंतु क्रीम और मक्खन विविधता के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट उच्च मेटाबॉलिक दर को पूरा करने के कारण ग्लाइकोजन का भंडार शरीर खाली हो जाता है। तो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें क्या होता है, उच्च मेटाबॉलिक दर, जो उच्च मेटाबॉलिक दर को पूरा करने के कारण क्या होता है, जो ग्लाइकोजन का जो भंडार होता है वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता में वृद्धि हो जाती है। छिलके रहित फल, आलू, खाद्यान्न, सब्जियों, ग्लूकोज इत्यादि का अधिक मात्रा में सेवन की सिफारिश की जाती है। फिर अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, अब हम लोग अल्सर के रोगी का आहार कैसा देना चाहिए। तो इस चरण के अंतर्गत व्यक्ति को हर बार 2-2 घंटे पर 180-240 ग्राम दूध, ठीक है, आप उसको बॉर्नवीटा के साथ देना चाहिए। इसके अतिरिक्त दिन में एक बार क्रीम, सूप आदि आहार केवल कुछ दिनों के लिए देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जो अल्सर है तो इसमें जो पेट्रिक अल्सर होता है इसमें ना इसमें क्या होता है कि कोमल रेशे रहित आहार दिया जाता है जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो इन भागों के अकॉर्डिंग ही जो अल्सर वाले मरीज हैं उनको भोजन देना चाहिए। तो पहले चरण में क्या होता है, इस चरण के अंतर्गत व्यक्ति को हर बार 2-2 घंटे पर 180-240 ग्राम दूध और बॉर्नवीटा के साथ देना चाहिए। इसके अलावा दिन में एक बार क्रीम, सूप आदि आहार कुछ दिनों के लिए देना चाहिए। और सेकंड राउंड में इस चरण में दूध सुबह, दोपहर, शाम, रात में सोते समय देना चाहिए। दूध प्रत्येक बार 240 ग्राम देना चाहिए। इस अवस्था में प्रथम चरण के सभी भोज्य पदार्थों का समावेश रहता है। इसके अतिरिक्त अच्छी प्रकार से पकाई गई मछली भी और मांस भी देना चाहिए। संतरा, केला, हरी सब्जी, अच्छी तरह से पका हुआ दलिया, खिचड़ी आदि भी देना चाहिए। फलों का रस दिन में 2 बार देना चाहिए। दूध में कॉम्प्लेक्स या पोहा या भुनी हुई सूजी डाल के भी दिया जा सकता है। अंडा भी दिया जा सकता है। पुडिंग, खीर, जेली, कस्टर्ड, आइसक्रीम आदि भी दी जा सकती है। और थर्ड राउंड में हम लोग क्या करते हैं, इस अवस्था में कोमल आहार दिया जाता है। सब्जियों को महीन काट कर कद्दूकस करके पकाया जाता है।
कच्ची सब्जियों को केवल महीन काट कर टमाटर, सलाद के पत्ते या पत्ता गोभी को भी कद्दूकस करके देना चाहिए। आलू को उबाल कर मसल कर उसमें थोड़ा मक्खन मिलाकर देना चाहिए। खिचड़ी, दलिया, ब्रेड, उबलते आटे की रोटी आदि दिन में 2 बार देना चाहिए। पके फल, केला, सेब, संतरा आदि भी बीच बीच में दिया जा सकता है। इस योजना में मांस मछली के महीन टुकड़े गला के देना चाहिए। दही, दूध, मट्ठा, पनीर, पकी और घुटी हुई दाल, पुडिंग, खीर, कस्टर्ड, आइसक्रीम, जेली आदि देना चाहिए। अब जो पैट्रिक अल्सर के मरीजों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं, तो प्रोटीन। इस अवस्था में प्रोटीन की मात्रा 120 से 150 ग्राम के बीच मिलनी चाहिए। कितनी? 120 से 150 ग्राम के बीच। यह प्रोटीन मुख्यतः प्राणी जगत से आना चाहिए। कहाँ से? प्राणी जगत से। इसका आधा भाग दूध से प्राप्त होता है। वसा। पैट्रिक अल्सर के रोगी को वसा की अधिक मात्रा देनी चाहिए, परंतु वसा का अधिकांश भाग दूध से ही प्राप्त होना चाहिए। वनस्पति तेलों की वसा भी प्राप्त कर सकते हैं। कुल ऊर्जा का 40% वसा से प्राप्त होना चाहिए। ऊर्जा में आहार की मात्रा मरीज की आयु, लिंग, कार्य के अनुसार निर्धारित की जाती है। विटामिन, मल्टीविटामिन कैप्सूल प्रतिदिन खाएं ताकि सभी विटामिनों की पूर्ति हो सके। ये घाव भरने में सहायक होती है। श्वेतसार, अनाज बारीक पिसा हुआ, छना हुआ देना चाहिए ताकि आहार में रेशों की मात्रा हो। कुल कैलोरी का 40% श्वेतसार से आना चाहिए। फिर मधुमेह में आहार क्या होता है? मधुमेह में कैसा आहार देना चाहिए? तो मधुमेह के रोगी का भार, जो मधुमेह का रोगी होता है उसका भार ऊंचाई और लिंग और आयु के अनुसार शरीर के आदर्श भार से 5% कम देना चाहिए। कितना? 5%। इसके लिए आहार में ऊर्जा की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए। इसके लिए जो आहार की ऊर्जा की जो मात्रा है वो न्यूनतम कम होनी चाहिए। आहार का शरीर के भार के अनुसार निम्न प्रकार हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है समान वजन वाले मधुमेह रोगियों के लिए आहार। उन्हें कैसा देना चाहिए? न्यूनतम कैलोरी वाला भोजन होना चाहिए, किंतु यदि पेशाब में चीनी फिर भी मौजूद है तो इंसुलिन मुंह से ली जाने वाली औषधि लेना आवश्यक होता है। फिर अधिक वजन वाले मधुमेह रोगी के लिए आहार, तो अधिक भार वाले सर्वप्रथम आहार कम करते हैं। यदि आहार घटाने के बाद भी पेशाब में चीनी मौजूद रहती तो इसका आश्चर्य यह नहीं कि आहारी उपचार असफल हो गया। आहार पे तब तक आवश्यक बल दे जब तक कि भार में एक वर्धित स्तर पर गिरावट ना आ जाए। अधिकांश भारी शरीर वाले मधुमेह के रोगी केवल आहार द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से भार कम करके बिना इंसुलिन या अथवा मधुमेह की गोलियों का प्रयोग के बिना ही चीनी मुक्त और दोबारा समान मात्रा में चीनी ग्रहण करने की क्षमता भी प्राप्त कर सकते हैं। इंसुलिन अथवा मुंह से गोली लेना तब शुरू करनी चाहिए कि जबकि भार शरीर के आदर्श भार से 5% कम हो गया हो। चीनी फिर भी पेशाब में मौजूद हो। यदि भार भी शरीर वाले मधुमेह के किसी रोगी का बिना उपचार के ही पेशाब के द्वारा चीनी की अधिक मात्रा में नष्ट हो जाने के कारण भार कम हो जाए तो इसका अर्थ यह है कि उपचार का एक मूल्यवान अवसर जो है वो नष्ट हो गया, क्योंकि इससे अग्नाशय यही दर्शाते हैं कि वे कमज़ोर हो गए हैं। कम वजन वाले मधुमेह रोगियों के लिए आहार, तो इतनी वृद्धि कैलोरीज में करनी चाहिए। इतनी वृद्धि किस में करनी चाहिए? कैलोरीज में। वजन समान हो जाए, इस वजन को बनाए रखने के लिए बाद में पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज की आवश्यकता होती है। कम भार वाले रोगियों के लिए सदैव उनकी रक्त शर्करा को नियमित बनाए रखने के लिए, तो कम भार वाले रोगियों के लिए सदैव क्या करना चाहिए? उनकी रक्त शर्करा को नियमित बनाए रखने के लिए इंसुलिन अथवा मुंह से ली जाने वाली मधुमेह औषधि की आवश्यकता होती है। मधुमेह के रोगियों को उच्च प्रोटीन, जो मधुमेह के रोगी उनको उच्च प्रोटीन, संतुलित कार्बोहाइड्रेट और कम वसा वाले आहार से लाभ होता है। बी ग्रुप वाले अतिरिक्त मात्रा में विटामिन भी उसके लिए जरूरी है। तो ये हमने आज पढ़ा ज्वर, अल्सर, टाइफाइड और मधुमेह रोगियों के लिए क्या आहार देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिल के रोगी के लिए क्या आहार होना चाहिए और गुर्दा मतलब किडनी के रोगी के लिए क्या आहार होना चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।